आपसे बने? अच्छा, अपने से बनाए हो, कहीं से टीप टाप के लाए हो? कौन कौन सा क्वेश्चन था? ओके, 13 तो सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड। आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, सबकी क्या दी हुई थी? हाफ लाइफ, है ना? हाफ लाइफ दी हुई है, आपको क्या निकालना है? के, रेट कांस्टेंट। हमारा फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। तो आपको के निकालना है, तो 0.693 अपॉन टी हाफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का टी हाफ दिया हुआ है 200 पर सेकेंड। अच्छा नहीं, टी हाफ निकालना है क्या? सॉरी, के दिया हुआ है, सॉरी, पर सेकेंड है ना? हाँ सॉरी, तो उल्टा, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले वाले का टी हाफ क्या आ रहा है? -3 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद 0.346 मिनट, और लास्ट 0.173 ईयर। जैसा हमारा के का यूनिट है उसके हिसाब से टी हाफ का यूनिट आ रहा है ना? ये अगर पर सेकेंड में है तो हमारा टाइम सेकेंड में आ जाएगा, ये पर मिनट में तो हमारा टाइम मिनट में आ जाएगा, ये पर ईयर में है तो हमारा टाइम ईयर में आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद 13 के बाद 16 बना क्या? क्या था क्वेश्चन 16? रेट कांस्टेंट दिया हुआ है ना? द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। वैसे भी फर्स्ट ऑर्डर नहीं दिया रहता तो 60 पर सेकेंड देख के समझ जाते हैं ना कि फर्स्ट ऑर्डर है। के का यूनिट से हम ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस? रिड्यूस बोल रहा है, मतलब ये आपको उस समय का कंसंट्रेशन ही बता रहा है, ये एक्स का वैल्यू नहीं है, ये सीधा ए माइनस एक्स का वैल्यू है। समझ रहे हैं क्या? रेड्यूस टू, रेड्यूस्ड बाय बोलता तो अपन माइनस करते, ये दोनों में फर्क है ना, टू एंड बाय में। रेड्यूस्ड बाय बोलता तो हम माइनस करते, तब हमारा उस समय का कंसंट्रेशन आता है ना, कि इससे रेड्यूस होके इस तक पहुंच गई टू। तो आप सीधा क्या लेंगे? उस समय कंसंट्रेशन अगर आप एक्स ले रहे हो तो, सॉरी, इनिशियल कंसंट्रेशन एक्स ले रहे हो, तो उस समय कंसंट्रेशन क्या लेंगे? एक्स बाय 16, एक्स बाय 16। तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा निकालना क्या था अपन को? टी, टाइम। तो हमारा इक्वेशन क्या है? टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स बाय 16। समझ गए क्या? और रेड्यूस्ड बाय बोला था तो अपन यहां नीचे एक्स माइनस करके निकालते हैं ना, एक्स बाय 16। ठीक है, रेड्यूस्ड टू बोल दिया, मतलब उस समय का कंसंट्रेशन ही आपको बता दिया है। ठीक है, ओके। इसको सॉल्व किए होंगे, के का वैल्यू दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 60। तो 2.303 अपॉन 60 लॉग ऑफ 16, ऐसा किए। और फिर इसको निकालने के लिए लॉग को अपन 1.6 इंटू 10 लिख सकते हैं, ताकि हमारे फॉर्मेट में आ जाए। क्या 2 की पावर 4 तो लॉग 2, हाँ 0.3010, वो भी चलेगा। इसको वैसा भी कर सकते हैं, चलेगा, हाँ। लॉग ऑफ, क्योंकि आपको 2 की वैल्यू याद भी होगी, 0.3010, तो हम 4 का पावर 2 लिख करके, सॉरी 2 का पावर 4 लिख करके इसको वो भी लिख सकते थे, फिर लॉग की 4 की वैल्यू याद नहीं होगी ना, डबल ही होता है 0.6020। हाँ, कुछ बोल रहे हो? ठीक है, तो 4 सामने, इसका वैल्यू अपन डाल देंगे 0.3010 इंटू 4, और बाकी ये तो है ही। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 4.662 इंटू 10 पावर -2 सेकेंड्स। ठीक है, ओके। उसके बाद और क्या क्वेश्चन था? 18th, समझ में आया ना सबको? ये 18 के जैसा हमने क्वेश्चन किया था, T99.9 was equal to 10 times of T90, T19 80 हाफ, हमारा जो क्वेश्चन था हमने जो क्लास में किया था। और इसमें आपको करना था T99 को प्रूफ करना था 2 टाइम्स ऑफ T90। ये हो गया सबका प्रूफ। कोई डाउट किसी को? थोड़ा सा भी डाउट है तो भी पूछो। मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी टाइम का निकाल सकते हो। जैसे लक्ष्य ने पूछा था, नहीं आया क्या आज? 75% वाला टाइम का पूछ रहा था, तो आप वहां पे T75 का निकाल दो। ठीक है, तो उसके बाद 19th, a first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition। 30% डिकम्पोजिशन मतलब 30% खत्म हुआ है, तो बचा कितना? 70%।
तो बचा हुआ लिखते हैं नीचे, ये याद रखना नीचे हमेशा, है ना। हम नीचे क्या लिखते हैं डिनोमिनेटर में, ऊपर का तो चलो आप x मान लोगे, नीचे क्या मानना है कि उस समय कितना बचा है। तो अब ये बोला 30% डिकम्पोज हो चुका है, तो बचा कितना 70%, यानी कि 0.70x। ऊपर x है तो नीचे 0.70x, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सेम लगना है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है। कितना आया टी हाफ, पहले के निकाले होगे ना, क्योंकि आपके पास टाइम दिया था क्या, पहला वाला टाइम दिया है क्या 40 मिनट, हाँ पहला टाइम दिया हुआ है, तो आपने पहले के निकाला होगा। एक बार के आ जाएगा तो टी हाफ निकल जाएगा। तो के कितना आ रहा है, के तो फाइनल वैल्यू नहीं निकाले, उसी को डायरेक्टली पुट कर दिया, ठीक है चलेगा। फाइनल आंसर 77.7 मिनट है, ठीक है चलेगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं किसी को चारों क्वेश्चन में, बनाया सुमांशु कहाँ है, वो सब वो बहाना है, ये कॉपी नहीं, तो दूसरी कॉपी क्यों लेना भी, अपन को यही बनाना है। तो ऐसा बोला कि होमवर्क दूसरी कॉपी में करना है, तो बहाना नहीं देना मेरे को अगली बार से। तो वो जब कॉपी दूसरी में, तो वो दूसरी कॉपी लेके आना चाहिए ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट ऑर्डर का हमारा ग्राफ अगर सब बना लिए थे ना, इसी में लिखेंगे हाइफन डाल के ए, नीचे एक सब हेडिंग, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर gas phase reactions, for first order gas phase reactions, for first order gas phase reactions। ऑलरेडी हमने फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर का रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाला है ना, ए के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए नॉट अपॉन ए, राइट। बट वो सब कंसंट्रेशन के टर्म्स में है। पर अगर हमारा गैसियस रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट भी गैस बन रहे हैं, तो हम क्या लेते हैं प्रेशर। तब क्या लेते हैं अपन प्रेशर। वहां भी सेम चीज होगी, प्रेशर रिएक्टेंट का टाइम के साथ कम होगा एंड प्रोडक्ट का प्रेशर टाइम के साथ बढ़ेगा, जैसे रिएक्टेंट के साथ कंसंट्रेशन के साथ हो रहा था, ठीक है। ओके नीचे लिखेंगे कंसिडर अ जनरल फर्स्ट ऑर्डर, कंसिडर अ जनरल फर्स्ट ऑर्डर, कंसिडर अ जनरल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, गैस फेज रिएक्शन ए ब्रैकेट में जी लिख लेना, stands for gas, gives B and C, gas phase reaction, ठीक है। अब वहां अपन क्या मानते थे, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन इसका ए नॉट है, तो यहां इनिशियल प्रेशर मानेंगे पी नॉट, तो लिखेंगे नीचे लेट इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, लेट इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, लेट इनिशियल प्रेशर ऑफ ए बी पी नॉट एटीएम, नॉट कैपिटल पी लेना, पी नॉट एटीएम, ठीक है। अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया है, शुरू में इतने प्रेशर में हमारा रिएक्टेंट था, ठीक है। अब धीरे धीरे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, इसका प्रेशर कम होने लगेगा, इनके प्रेशर्स बढ़ने लगेंगे, क्योंकि ये बनने लगेंगे ना, ये फॉर्म होने लगेंगे ये दोनों गैसेस, तो ये दोनों भी जाकर के हिट करेंगे हमारे वॉल्स में, तो इनके कारण भी प्रेशर होगा अब, ठीक है। तो अब कुछ समय के बाद तीनों के कारण प्रेशर होगा, तो इंडिविजुअल प्रेशर को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। ऐड करेंगे सबके प्रेशर को तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या बोला था डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में, कि अगर आपने सब प्रेशर, सब पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दिया, यू विल गेट द टोटल प्रेशर, जो आपके मैनोमीटर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ओके कंटिन्यू करेंगे नीचे, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, सपोज द प्रेशर ऑफ ए, suppose the pressure of A, suppose the pressure of A decreases
डिक्रीजेस बाय स्मॉल पी लेना, स्मॉल पी एटीएम, स्मॉल पी एटीएम, इतने से प्रेशर कम हो गया। यानी कि इनिशियली प्रेशर था पी नॉट एटीएम, तब ये बनना चालू नहीं हुए थे, तब 0 0। आफ्टर टाइम टी अब इसका प्रेशर कितना होगा, पी नॉट माइनस पी, और इनका कितना कितना होगा, पी एंड पी। अभी अगर यहाँ पे 2 होता तो अपन यहाँ पर 2 ले लेते, समझ रहे हैं ना, पर क्योंकि अपन जनरल में 1 1 लेके चल रहे हैं इनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो अगर इसका पी से घटा है तो इनका पी से बड़ा है, क्योंकि सबके 1 1 मोल है। अगर यहाँ पे 2 मोल बन रहा होता या यहाँ पे 2 मोल बन रहा था तो अपन यहाँ पे 2 पी ले लेते, क्योंकि जितने देर में इसका प्रेशर पी से कम हो रहा है इसका 2 पी से बढ़ जाता। Am I clear? हाँ तो क्लियर है, ठीक। तो नीचे क्या लिखे आप लोग, सब आफ्टर टाइम टी सपोज द प्रेशर ऑफ ए डिक्रीजेस बाय स्मॉल पी एटीएम। नेक्स्ट लाइन में ये दोनों लिख लो, ये पूरा लाइन। यहाँ टी ना लिख के आफ्टर टाइम टी लिख लेना, आफ्टर टाइम टी। हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, इसको डिनोट करते हैं पीटी से, पीटी इज इक्वल्स टू, ऐड कर देंगे तीनों को, यही तो है टोटल प्रेशर ऑफ दैट कंटेनर, ठीक है, या ऑफ दैट मिक्सचर, पी नॉट माइनस पी प्लस पी प्लस पी, होगा ऐसा, एक एक पी कैंसिल कर देंगे, माइनस प्लस, तो पीटी क्या हुआ, पीटी इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस पी, ये बचेगा, जहां से स्मॉल पी कितना आ गया, पीटी माइनस पी नॉट। टोटल प्रेशर आपको मैनोमीटर में दिख रहा होगा, आया ना, बाहर तो मैनोमीटर लगा होगा ना हमारे बीकर में जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो टोटल प्रेशर आपको वहां से मिल जाएगा, और इनिशियल प्रेशर आपको पता रहेगा कि आपने जब सिंगल एक रिएक्टेंट लिया था तो उसका प्रेशर कितना था बीकर के अंदर, तो हमको कितना से डाउन हुआ वो पता चल जाएगा, आया ना। देखो यही वैल्यू हमको मैनोमीटर नहीं बता पाएगा, पहली वाली वैल्यू हमको मैनोमीटर बता देगा, क्योंकि आपने जब पहले एक गैस भरी होगी तो उसका रीडिंग आप ले लिए, वही आपका इनिशियल प्रेशर हो गया, कुछ देर तक रिएक्शन हुआ, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी प्रेशर डिक्रीज हुआ, कितने से हुआ नहीं पता, है ना, बट टोटल प्रेशर तो बाहर दिख रहा है ना, तो टोटल प्रेशर बाहर दिख रहा है और आपने चालू किससे किया था वो भी दिख रहा है, तो अब आपको क्या मिल जाएगा, कितने से डाउन हुआ है, किसका डाउन हुआ है प्रेशर, रिएक्टेंट का, और इतने से ही आपके प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ा, समझ में आ रहा है क्या। अब देखो जैसे हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन था कंसंट्रेशन के टर्म्स में, क्या था, K इज इक्वल्स टू या T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T, यहां T लिखते तो नीचे क्या आ जाता, इक्वेशन तो वही है ना, और फिर क्या लिया था अपने लॉग में, ऊपर क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि A नॉट, और नीचे क्या था उसका उसी समय का कंसंट्रेशन, तो इक्वेशन पूरा सेम रहेगा, बस यहां चेंज आ जाएगा, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर, तो इनिशियल प्रेशर क्या है, पी नॉट, और उस समय का प्रेशर क्या है, नहीं नहीं उससे तो डाउन हुआ है, हाँ पी टोटल तो सबका है, तो पीटी है ना पी नॉट। आप सोच के बताओ ना, यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, सिर्फ ए का उस समय का कंसंट्रेशन, तो अभी ए का प्रेशर कितना है, पी नॉट माइनस पी, वेरी गुड, पी नॉट माइनस, यही तो है ना, अरे अपन प्रोडक्ट तो लेते ही नहीं है, आप यहां जो लेते हो वो किसका कंसंट्रेशन ले लेते, रिएक्टेंट का पहले का, रिएक्टेंट का उस समय का, तो अभी भी वही करो ना, रिएक्टेंट का पहले का प्रेशर डिवाइडेड बाय
रिएक्टेंट का पहले का प्रेशर डिवाइड बाय रिएक्टेंट का उस वक्त का प्रेशर, जो कि क्या है, नॉट टोटल प्रेशर। पर ये जो अपन ने स्मॉल पी निकाला, क्यों जरूरत था, क्योंकि यहाँ पी की वैल्यू डालोगे तब तो आपका पूरा उस समय का प्रेशर आएगा। ये तो अननोन है ना हमारे पास स्मॉल पी, पर वो हमने निकाल लिया। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, यू विल गेट द प्रेशर ऑफ ए एट दैट टाइम टी, और वही अपन को डिनोमिनेटर में रखना है। समझे क्या? पूरा फॉर्मूला हमारा सेम है, बस कंसंट्रेशन को रिप्लेस करना है प्रेशर से। और ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उस समय उतना ज्यादा प्रेशर होगा उसके कारण, और जितना ज्यादा कंसंट्रेशन कम होगा उतना कम प्रेशर होगा उसके कारण। इससे एग्री करते हैं, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए ज्यादा होगा तो उसके कारण प्रेशर भी ज्यादा होगा, ए कम होगा तो उसके कारण प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो हम कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर सकते हैं ना प्रेशर से। है मैं क्लियर? यहां तक हो गया सबका? ये लिख लो, स्मॉल पी निकाल लिया आपने, तो अब नीचे लिखना प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। समझ के लिखना क्या लिख रहे हो, प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। हमको प्रोडक्ट के प्रेशर से लेना देना नहीं है, ए का उस वक्त का क्या प्रेशर है हमको वो चाहिए। तो प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि ए हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है। प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी क्या है, पी नॉट माइनस पी। लिखो पहले ये पी नॉट माइनस पी, और वहां पे स्मॉल पी की वैल्यू पुट कर दो। ब्रैकेट लगा के करना है ना, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? नहीं समझे? पी नॉट माइनस पी, तो पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट, अंदर जाएगा ब्रैकेट ओपन करके माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा, ये टू पी नॉट हो जाएगा। टू पी नॉट माइनस पी टी, ये है ए का प्रेशर उस वक्त का आफ्टर टाइम टी। क्लियर है? हाँ, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। चलो लिख लो, therefore therefore the first order reaction can be written as, therefore the first order equation can be written as, equation लिखना, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख रहे हैं ना, कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा, k is equals to 2.303 अपॉन t log of, सॉरी अब ये मत लगाना है ना ब्रैकेट, log of p नॉट अपॉन 2 p नॉट माइनस pt। समझे क्या? p नॉट प्रेशर ऑफ ए, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, एंड नीचे उस वक्त का ए का प्रेशर, अभी आप लोगों ने निकाला। क्लियर है? तो देखो ये जो वैल्यू है ना नीचे की डिनोमिनेटर, ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी कर सकती है, हाँ या ना? सोच के बताओ। अभी तो हमने सबका कंसर्ट, सबका कोफिशिएंट 1 माना, है ना, पर आगे जाके अगर सबका कोफिशिएंट 1 नहीं हुआ, मान लो ये 2 रहा, तो ये 2 नहीं हो जाएगा, और ये 2 हुआ तो टोटल प्रेशर जो आपने अभी ऐसे निकाला है वो टोटल प्रेशर अलग आएगा। वो टोटल प्रेशर अलग आएगा, तो पीटी से जो आप कैलकुलेट कर रहे हो उस वक्त का प्रेशर स्मॉल पी अलग आएगा, स्मॉल पी अलग आएगा तो टोटल प्रेशर उस समय का अलग आएगा, ए के लिए, ए का प्रेशर। समझ रहे हैं? तो ये वाला आप फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है जो अपन ने अभी लिखा है ना कि 2 पी नॉट माइनस पी टी रट रहे हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हम इम्प्रोवाइज करेंगे अपने अपने फॉर्मूले को। तो इसलिए मैंने बेसिक से चालू किया कि कोई भी क्वेश्चन अगर प्रेशर वाला आता है तो हम ऐसे ही करेंगे। समझ रहे हैं क्या? चलो इसका क्वेश्चन करते हैं। प्रेशर के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। रुको मैं बता रहा हूं कौन सा क्वेश्चन, रखिए ना बुक। क्वेश्चन नंबर 20, 19 तक तो आपने कर लिया होमवर्क ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ना दिया,
एजो एजो, अरे अभी डाइएजो पढ़े थे ना, डाइएजोनियम सॉल्ट, N2 रहेगा उसमें। क्या बोल रहा है? फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन at 543 Kelvin, the following data are obtained. तो क्या बोल रहा है? एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन, इसका फॉर्मूला नहीं दिया क्या आपको कहीं पे? नहीं दिया है ना, तो इसका फॉर्मूला लिखना नीचे, N डबल बॉन्ड N, ये आपका बेसिकली एजो है ना, जो अपने उसमें भी था, ठीक है। इसमें फिर साथ में लिखना CH में CH3 का ट्वाइस, और इस तरफ भी CH3 का ट्वाइस। देखो ये कैसे होगा? आइसोप्रोपेन समझते हैं ना, मतलब आइसोप्रोपेन इसको क्यों बोल रहे हैं आइसोप्रोपेन? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ मिडिल वाला कार्बन लगा हुआ है। एन प्रोपेन बोलते हैं तब जब कॉर्नर वाला कार्बन लगा होता। तो आप ये समझिए कि ये CH है, यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप और यहाँ एक मिथिल ग्रुप और यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है, ऐसे। सेम यही चीज इस तरफ भी, समझ रहे हैं ना? अब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो देखो क्या क्या मिल रहा है, हेक्सेन एंड नाइट्रोजन। हेक्सेन आपको पता है क्या होता है? 6 कार्बन, तो ये 3 और उधर का 3 मिलके 6 कार्बन हो रहे हैं, तो हेक्सेन पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, और नाइट्रोजन N2, यानी कि अभी आपका वो सबका कोफिशिएंट 1 1 ही रहने वाला है, समझ रहे हैं? मतलब आपको इस कंपाउंड के बाद क्या मिलेगा डिकम्पोजिशन के बाद? यू विल गेट N2 एंड C6H14, यही होता है हेक्सेन, C6H14। यहां भी वही चीज है, उतना ही कार्बन है, उतना ही हाइड्रोजन है और उतना ही नाइट्रोजन है, ये बैलेंस भी है, और सबके आगे कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है? 1 1। तो हम वाला सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ो, क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है डेटा में, एक टेबल के फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, देखो उस टेबल को समझना क्या दिया हुआ है। ये जो पहला कॉलम है उसमें टाइम लिखा हुआ है, 0 सेकंड पे क्या प्रेशर था, 360 सेकंड के बाद कितना हो गया प्रेशर, और 720 सेकंड के बाद कितना हो गया प्रेशर, और वो जो P है ना वो टोटल प्रेशर है, बीकर का, मैनोमीटर का रीडिंग है, क्या है। तो शुरू में सिर्फ क्या था? एजो आइसोप्रोपेन, तो ये क्या है आपका P0, 35 mm ऑफ Hg क्या है? P0। ये mm ऑफ Hg में दिया, अपन ATM लिए थे, चलेगा ना, यूनिट तो चेंज हुआ है बस, क्लियर है? हाँ, तो ये आपका P0 दिया 35 mm Hg। समझ में आया क्या P0 कैसे समझे? हाँ, ऐसा लिखा नहीं है कहीं पे भी इनिशियल प्रेशर इज 35 mm Hg, बट दिया ना टाइम 0, तो टाइम 0 पे तो आपका यही होता है कि रिएक्शन में स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस समय सिर्फ किसका प्रेशर होगा? वो रिएक्टेंट का। तो ये हमारा इनिशियल प्रेशर होगा जो न्यूमरेटर में आएगा 35। अब अपन को डिनोमिनेटर के लिए चीजें करनी है, ठीक है। अब देखो आफ्टर 360 सेकंड कितना हो गया टोटल प्रेशर? 54। ये कौन सा जो अपन आफ्टर टाइम टी लिखे थे, यहाँ क्या लिखोगे आप? पहले T0 पे 35 mm Hg, अभी 0 एंड 0, करेक्ट। फिर आफ्टर टाइम 360 सेकेंड्स, यहां क्या लिखोगे? अगर आप P से मान रहे हो कम हो रहा है तो 35 माइनस P, और ये दोनों बने P, पर जब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना है? 54। यहां से देखो स्मॉल p आपका आ जाएगा, दिख रहा है स्मॉल p आता हुआ, सबको ऐड करोगे, देखो एक एक p कैंसल, 35 को उधर भेज दो तो स्मॉल p निकल गया, आया ना। और इन तीनों को ऐड करके तो p टोटल आ रहा है हमारा, हालांकि स्मॉल p तो निकल गया ना, आप सीधा यहाँ पुट करो, आपका आ गया आंसर, यानी आंसर मतलब ए का उस, ये आपके रिएक्टेंट का उस वक्त का प्रेशर। आपने इन तीनों को ऐड करके 54 से इक्वेट किया, यहां से आपको स्मॉल p मिल गया कितना? 54 माइनस 35। अब इसी p को यहां पुट कर दो तो आपको रिएक्टेंट का उस वक्त का प्रेशर मिल जाएगा। बस आ तो गया हमारे पास वैल्यू, अब बस के निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यू के, रेट कांस्टेंट निकालना है, तो k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, टी के लिए क्या लिखेंगे? 360, टी कौन सा लेंगे? 360 इंटू लॉग ऑफ, ऊपर आएगा 35 और नीचे आ जाएगा 54 माइनस 30, बस क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है ना, दो अलग अलग टाइम पे दिया ना, तो दो अलग अलग के का वैल्यू निकाल के लास्ट में एवरेज निकाला है के का। पहले 360 पे के का वैल्यू निकाले, फिर 720 पे भी निकालना है,
और फिर जो दोनों के का वैल्यू आएगा उसका एवरेज हमारा फाइनल आंसर होगा। हाँ, जैसे नॉर्मल हम मैथ्स में मीन निकालते हैं वैसे। ठीक है, जल्दी निकालो दोनों के का वैल्यू। अच्छा, मैं सॉरी 54 मैं क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी। 35 माइनस ये कितना आएगा यहाँ से, 90, और यहाँ करेंगे तो 60, सॉरी। पहले पी अलग से निकाल के बता देना, 19 mm आ रहा है, 19 mmHg। और पी कहां से निकला, इन तीनों को ऐड करके इक्वल टू 54 कर दिया। और जब आप 720 के लिए सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, फिर से ऐड करके इक्वल टू क्या करेंगे अब, 63। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करोगे तो वो भी वही आएगा। अभी आपका कितना आ रहा है, लॉग 35/16 आ रहा है ना, और वहां फॉर्मूला हमारा क्या था, 2 × P0, क्या था फॉर्मूला, 2 × P0 माइनस PT, 70 माइनस 54, 16। 2.303 अपॉन 360 log of 35/16। किए गए सॉल्व। हाँ, कर सकते हैं हाँ। देखो दोनों चीजें हैं, आप यहीं पे इसको सॉल्व करके सीधा लॉग भी निकाल सकते हो। ये कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, सीधा उसका लॉग निकाल लो टेबल से देख के, या 35 का अलग लॉग निकालो, 16 का अलग लॉग निकाल के फिर माइनस करो, है ना। मेरे ख्याल से एक बार करके निकालना ज्यादा आसान है। देखिए ज्यादा बड़ा नंबर तो है नहीं, 35 16 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स में आएगा 32, रिमाइंडर बचा था 2.1। 2.1 के बाद 2 डिजिट और निकाल लो, तो आपको 21 का फिर देखना पड़ेगा, तो वो निकालना ज्यादा आसान रहेगा। किसी का आएगा तो बताना, लॉग का वैल्यू मैं चेक करके बताऊंगा। बोलो ना 3.5 × 10, 35 का जीरो देख लो। लॉग 35 को हम 3.5 × 10 लिखेंगे, और फिर 35 का जीरो देख लोगे तो यहाँ पे वो वैल्यू लिख देना, और log 10 + 1 करके
ब्रेक कर दिया ना, log 35 अलग, log 3.5 अलग, log 10 अलग, log 10 1 हो जाएगा और ये जो भी वैल्यू आएगी 35 का 0 कितना है 5 4 4 1, तो 1.5441 हो गया। और log 16 कितना है 1.2, ठीक है, तो ये आएगा माइनस करने पे 0.3400, 0.3400 इसका आंसर log 35/16 का 0.3400 आ रहा है। वही आप डिवाइड करके एक बार लॉग देखोगे तो भी वही आंसर आएगा, एक ही मतलब है। हाँ वो भी एक ही है। चलो ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट घर पे करना। नेक्स्ट हैंड डालेंगे एक, पर 2 बार के निकालेंगे है ना, फिर एवरेज निकालेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम में अगर एक बार भी निकालेंगे तो उतना कम से कम निकाल के छोड़ देना, अगर ऐसा लंबा कैलकुलेशन आ रहा है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हैंड डालेंगे। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो, स्यूडो, पी साइलेंट रहेगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो मतलब समझते हैं ना, फॉल्स। हाँ, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे। कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, A plus B gives products. Consider a general reaction. A plus B give products in which order with respect to each reactant, in which order with respect to each reactant, in which order with respect to each reactant is one, is one. So the overall order becomes, so the overall order becomes कितना हो जाएगा? अरे जब इंडिविजुअल का 1 है तो टोटल तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, दोनों रिएक्टेंट के हिसाब से 1 1। तो ऑर्डर क्या होता है ओवरऑल रिएक्शन का? सम ऑफ द पावर्स बिकम्स 2, ओवरऑल ऑर्डर बिकम्स 2, फुल स्टॉप। द रेट लॉ कैन बी रिटन एज, द रेट लॉ कैन बी रिटन एज, द रेट लॉ कैन बी रिटन एज, लिखेंगे रेट लॉ, देखो जल्दी से रेट लॉस का। द रेट लॉ कैन बी रिटन एज, क्या लिखेंगे इक्वेशन? k इज इक्वल्स टू, नहीं रेट इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है, रेट इज इक्वल्स टू k, फिर हाँ मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो क्या कर रहे हो, रेट इज इक्वल्स टू के ए इंटू बी, बस कुछ नहीं, तो ऊपर पावर 1 है ना, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, करेक्ट। ये जो अपन लिखा उसके लिए इक्वेशन लिखे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइम में लिखना, however if one of the reactant is present in, however
if one of the reactant is present in, however, if one of the reactants is present in large excess, if one of the reactants is present in large excess, example लिखेगा, one of the reactant may be solvent, example, one of the reactant may be solvent, one of the reactant may be solvent, comma, its concentration will remain almost constant. Its concentration will remain almost constant. Its concentration will remain almost constant. Full stop. In that case, the rate of reaction will depend. In that case, the rate of reaction will depend. The rate of reaction will depend only on the concentration of the rate of reaction will depend only on the concentration of the reactant. In that case, the rate of reaction will depend only on the concentration of the reactant present in smaller amount. Present in smaller amount. Present in smaller amount. Full stop. Thus, the reaction becomes a. Thus, the reaction becomes a. Thus, the reaction becomes a first order reaction. Thus, the reaction becomes a first order reaction. ठीक है, मतलब देखो ओरिजिनली वो रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का था, बट एक कंडीशन ऐसी आई जहां पे वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा. वो कंडीशन क्या थी? अगर हमने एक रिएक्टेंट को जो कि उसका सॉल्वेंट है, अगर उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया एक्सेस में, उस केस में आपका रिएक्शन रेट यानी कि उसका एक्सेस में, तो मतलब उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट. तो अब पूरा का पूरा रिएक्शन रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? उस रिएक्टेंट पे जो स्मॉलर अमाउंट में है. तो जो रिएक्शन का ऑर्डर 2 था वो अब क्या हो गया? 1. इसी टाइप के रिएक्शन को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, जो कि ओरिजिनल 2 थे बट बिहेव कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर टाइप से अंडर कंडीशन. कौन सी कंडीशन? व्हेन द सेकंड रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज एक्सेस. ठीक है, तो नीचे एक डेफिनेशन लिखेंगे. such reactions which are not truly such reactions which are not truly of the first order, which are not truly of the first order, but under certain conditions, become reaction of the first order. Truly वो first order नहीं थे, but कुछ condition में वो first order बन गए. But under certain conditions become reactions of first order are called pseudo first order reactions. Are called pseudo first order reaction. Becomes first order reaction. Become first order reaction या reactions of first order एक ही मतलब है ना. Becomes reactions of first order are called pseudo first order reaction. Example लिखना. Example, acid catalyzed यानी कि acid is taken as catalyst. Acid catalyzed hydrolysis of ethyl acetate. Acid catalyzed hydrolysis of ethyl acetate. Ethyl acetate. ये सारे वर्ड्स का मीनिंग समझना. पहले हमने क्या लिखा है? एसिड कैटेलाइज्ड, यानी कि अपन के एरो पे क्या रहेगा? एक H पॉजिटिव का साइन एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है.
क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस, यानी कि वाटर का एडिशन। हाइड्रोलिसिस किसका? इथिल एसिटेट। इथिल मतलब, और एसिटेट मतलब, करेक्ट है, ये तो होता है ना एसिटेट, और ये इथिल हो गया, एस्टर है ये। क्या है ये? एस्टर, RCOOR, आर डैश। इसको आर बोल रहे थे, इसको आर डैश बोलेंगे, दोनों सेम थोड़ी ना है। ठीक है, अब ये एस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल प्लस एसिड, जिससे वो बने हैं, उसको अपोजिट वाले को एस्टरिफिकेशन बोल रहे हैं, इसको हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। तो एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा हमें? इसका वाला अल्कोहल यानी कि C2H5OH प्लस CH3COOH, इसी में से तो पानी निकल के ये बना है, सुन रहे हैं क्या? इसी में से पानी निकालोगे H2SO4 के प्रेजेंस में, ड्राइंग एजेंट, तब जाके एस्टर बनता है, पानी निकल के। उसका उल्टा करेंगे तो हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। समझ रहे हैं? अब इसमें ये जो रिएक्टेंट है ना, ये बहुत एक्सेस में पानी, सॉल्वेंट, तो द ओवरऑल रिएक्शन रेट डिपेंड्स ओनली ऑन इथिल एसीटेट। तो है ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन, बट कब होगा सेकेंड ऑर्डर? जब ये अपन दोनों इनको बराबर क्वांटिटी में लेंगे, तब आप बोल सकते हो कि हाँ ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। बट अगर आपने वाटर को बहुत पहले से, मतलब बहुत ज्यादा लिया हुआ है पहले से ही, तो उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब रिएक्शन रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? इस पे। अब पानी और डालोगे भी तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी नहीं, क्योंकि रिएक्शन सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हैं क्या? यानी कि आपने इसको इतना ज्यादा लिया जिसकी जरूरत ही नहीं थी। ये एक बार में तो एक ही मॉलिक्यूल का रिएक्ट कर रहा है, राइट? और आपने अगर इसको बहुत एक्सेस में ले रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं बैठेगा। तो अगर आप इसको और सोचो कि मैं इसको बढ़ाते जाऊं पानी को और तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। रिएक्शन तो अपनी स्पीड में चलेगा, क्योंकि जितने ये है उतने पानी रिएक्ट करेंगे ना। मतलब अगर ये मान लो 10 मॉलिक्यूल है, तो वो 10 मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्ट करेगा। आप 100 और डाल दोगे, 200 और डाल दोगे, तो उससे इसका रिएक्शन रेट वहां बढ़ जाएगा। तो आपके सॉल्वेंट को एक्सेस लेने से ओवरऑल रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा इस केस में। तो इसलिए ये क्या बन गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज ये सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। पानी तो ऑलमोस्ट बहुत सारा डाला हुआ है पहले से ही, तो इसको आपने डाला एक्स्ट्रा और, तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो एग्जांपल ये लिख लो, एक फर्स्ट रिएक्शन। इसका रेट लॉ लिखोगे क्या? रेट लॉ जल्दी लिखो, रेट लॉ। इथिल एसिटेट का हाइड्रोलिसिस मिल रहा है एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। इसका रेट लॉ नीचे लिखना। अगेन क्या होगा रेट लॉ? रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ C2H5COOCH3, बस दैट्स इट। हो गया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब इसको नाम देते हैं स्यूडो, क्योंकि फॉल्स मतलब टूल ही नहीं था ना, बट बन गया फर्स्ट ऑर्डर। बट वो एक कंडीशन पे ही बनता है। वो कंडीशन क्या है? व्हेन द सेकेंड रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस। वो जनरली सेकेंड रिएक्टेंट उसका सॉल्वेंट ही होता है। ठीक है, हाँ, तो बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया ना पानी, तो उस केस में रिएक्शन का रेट सिर्फ मेटल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखना नीचे, देखिए सेकंड एग्जांपल। एसिड कैटलाइज्ड एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। केन शुगर, शुगर केन शुगर, ये सुक्रोज है ना? क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं? सुक्रोज। फॉर्मूला सी, वो ग्लूकोज होता है भाई, C12H22O11, C12H22O11। इसका हाइड्रोलिसिस करते तो क्या मिलता है पता है आपको? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6, C6H12O6। एक ग्लूकोज है, ये दोनों किस टाइप के आइसोमर्स हैं? ऑप्टिकल। एक राइट रोटेट करता है, दूसरा लेफ्ट रोटेट। किसको? आदमी को, प्लेन पोलराइज लाइट को। ठीक है, तभी तो ऑप्टिकल नाम आया ना। तो दिस इज सुक्रोज, केन शुगर, उसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें मिल गया ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो बेसिकली देखो, है तीनों कार्बोहाइड्रेट, है ना, पर ये एक डाइसैचराइड है। डाइसैचराइड का मतलब होता है
जिसके हाइड्रोलिसिस करने पर हमें मोनोसैचराइड्स मिलते हैं। मोनो मतलब अब इनका और फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो और छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। ये भी कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट, ये बड़ा कार्बोहाइड्रेट, वो छोटे कार्बोहाइड्रेट। अब उनको हाइड्रोलिसिस करोगे तो उनसे और छोटे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे, इसलिए उनको कह रहे हैं मोनोसैचराइड्स, जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे। बट इसका हाइड्रोलिसिस करने पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो ये और कितने मिले, 2 मिले, तो इनको कहते हैं डाइसैचराइड्स। ऐसे सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है, वो और बड़े मॉलिक्यूल हैं, उससे आपको मतलब उनको पॉलीसैचराइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसैचराइड्स। क्योंकि उनको जब आप हाइड्रोलाइज करते हो तो आपको मल्टीपल 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, वो बने उतने मॉलिक्यूल्स है ना, ये बना दो के कॉम्बिनेशन से है, तो टूटने के बाद 2 ही बनाएगा, तो इसलिए इसका नाम है डाइसैचराइड। सुक्रोज इज अ डाइसैचराइड। ठीक है, जैसे आपको याद होगा माल्टोज हम पढ़ते थे क्लास 10th में, डाइजेशन में माल्टोज के डाइजेशन से आपको मिलता था 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो माल्टोज भी एक तरह का डाइसैचराइड है। समझ रहे हैं क्या? क्योंकि उसको तोड़ने से, उसको ब्रेक करने से या उसको हाइड्रोलाइज करने से हमें 2 मोनोसैचराइड के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, या यूं कह लो वो 2 मोनोसैचराइड को कंबाइन करके बना है, इसलिए उसका नाम डाइसैचराइड है। ठीक है, इसका भी लिख लो, रेट लॉ, रेट लॉ लिख लो इसका भी। क्या होगा अगेन, किस पे डिपेंड करेगा? केन शुगर के कंसंट्रेशन पे बस। इसको अपन कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ओके। कुछ और क्वेश्चन टिक करना ना होमवर्क के लिए, एक्सरसाइज से ही। एक तो ना जो सॉल्ट एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है N2O5 वाला, गैस वाला, आज हमने जो एक प्रेशर वाला क्वेश्चन किया ना, डाई एजो, ये आइसोप्रोपेन वाला है ना, उसके अलावा एक क्वेश्चन और आपके बुक में है, पर वो सॉल्ट में होगा, देखना। N2O5 वाला दिख रहा है क्या? देखो जल्दी से, N2O5 का डिकम्पोजिशन मिला क्या? हाँ बता दो, एग्जाम्पल 4.5 है ना, उसको कॉपी में बनाएंगे, वो वैसा ही है गैस वाला, और उसमें 2 ही टाइम दिया हुआ है। सुन रहे हैं क्या? हम जो आज क्वेश्चन किए ना, उसमें 3 टाइम दिया हुआ था ना, 0 पे भी दिया था, आफ्टर 360 सेकेंड्स दिया था, आफ्टर 720। इससे मैंने बोला कि आपको 2 बार के निकालना पड़ेगा और फिर दोनों का एवरेज लेंगे। बट इस क्वेश्चन में आपका एक ही टाइम दिया हुआ है, 0 और 100। 0 से आपको पी नॉट मिल जाएगा, और 100 वाले टाइम पे आप कैलकुलेट कर लोगे पीटी, वहां से आपका स्मॉल पी आ जाएगा। बनेगा ना क्वेश्चन? आप लोग ट्राई करना। ये आपका सॉल्व एग्जांपल ही है, तो समझ के उसको कॉपी में बनाना है, पर है ना, सिर्फ देखना नहीं है, उसको समझना है और कॉपी में बनाना है। भले देख के बनाओ, बट समझ में आना चाहिए क्या बनाया है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 तक तो हो गया था ना, 20 आज हमने कर लिया है। 21 ट्राई करना, ये भी 2 ही वैसी टाइप का क्वेश्चन है, बस SO2 Cl2 ले लिया है, गिव्स SO2 and Cl2। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 21? वैसे ये टेबल बनी होगी, टाइम 0 पे प्रेशर इज 0.5 एंड टाइम 100 पे प्रेशर इज 0.6। तो क्वेश्चन नंबर 21 बनाएंगे, उसके बाद 24, 25, 24 एंड 25, और एक कार्बन वाला एक क्वेश्चन है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 14 है ना, किसी हाफ लाइफ वाला, किसी का भी रेडियो एक्टिव डीके भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो हमें फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का यूज करना है। अब उस क्वेश्चन को समझना क्या लिखा है, और क्वेश्चन नंबर 14 बनाएंगे। ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन बना के लेके आना, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक चालू करेंगे इसका। टेम्परेचर और कैटलिस्ट बचा है ना, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट वाला डिपेंडेंसी बचा है रेट ऑफ रिएक्शन का, तो नेक्स्ट क्लास में हम वही चालू करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। मैंने टेस्ट का डाला है, देख लिए ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट